जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास, और जिसको हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कंपनी का शासन और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्राउन का शासन। तो कंपनी का शासन कब से कब तक रहा दोस्तों? 1775 से 1857 तक, और जो क्राउन का शासन रहा वो 1858 से 1947 तक रहा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 31 दिसंबर सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने एक राजलेख तैयार कर व्यापारियों के समूह मर्चेंट एडवेंचर को दिया, और यही राजलेख लेकर जितने भी मर्चेंट एडवेंचर के सदस्य थे वो भारत आए और संपूर्ण भारत में व्यापार करने लगे और पूरे भारत को गुलाम बना लिया। और ये जो राजलेख मिला था दोस्तों इन लोगों को, ये भारत में 15 वर्ष तक व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, और ये युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था ये भी हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि चीज़ विजिबिलिटी और अच्छे से बढ़े। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजू दौला के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में ये जो बंगाल का नवाब सिराजू दौला था ये बुरी तरह से हार गया था, और यहीं से भारत में अंग्रेज़ों की शक्ति बढ़नी शुरू हो गई। यहीं से क्या हुआ? इस प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज़ों की शक्ति धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 में, और इस युद्ध में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत की 3 सेनाएं एक साथ लड़ी थी। पहला शाह आलम की सेना थी, दूसरा मीर कासिम की सेना, और तीसरा सिराजू दौला की सेना। ठीक है, इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था, और इस युद्ध में भी ये जो तीनों सेनाएं थे ये बुरी तरह से हार गईं, और एक बार फिर से इस युद्ध में भी अंग्रेज़ों की जीत हुई। इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि के तहत पूरे बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किस संधि के बाद पूरे बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ। तो इलाहाबाद की संधि के तहत पूरे बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इसके बाद ये जो रॉबर्ट क्लाइव था इसको क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। और ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था, और ये भी चीज़ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल पर 1765 से 1772 तक द्वैध शासन लागू किया गया। और ये जो 1765 से 1772 का टाइम पीरियड था, यानी कि 7 वर्ष का ये जो टाइम पीरियड है इसी को भारत की लूट कहा जाता है। यानी कि जो ये रॉबर्ट क्लाइव था इतना करप्ट इंसान था कि इसने द्वैध शासन लगा के खूब ज़बरदस्त तरीके से बंगाल को 7 वर्षों तक लूटा। और जिसकी खबर ईस्ट इंडिया कंपनी को लगी तो उसने क्या किया कि 1772 में बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बनाया। ये चीज़ आप लोग देखिए, 1772 में बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बनाया। लेकिन ये जो वारेन हेस्टिंग था ये रॉबर्ट क्लाइव का भी बाप निकला, ये भी जम के करप्शन किया। तो इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो वारेन हेस्टिंग था वो आते ही क्या किया, बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन का मतलब 2 तरह का कर होता है। एक कर जो होता है वहाँ के नवाब को दिया जाता है, और ये जो दूसरा कर होता है वहाँ के गवर्नर को दिया जाता है। इस तरह का एक कर था, तो इसी को हम लोग कहते हैं द्वैध शासन। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में और 20 वर्ष तक व्यापार करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, पहले कितना मिला था? 15 वर्ष तक, लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 20 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि जो ये वारेन हेस्टिंग था इसको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था?
तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। ये मद्रास जो है, ये मद्रास है और बॉम्बे, ये अलग अलग दो शहर थे और यहाँ के अलग अलग दो गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ कि ये जो मद्रास और बॉम्बे जो शहर थे, इसको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर था। ये जो वारेन हेस्टिंग था, अभी जैसा कि मैंने पहले बताया, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर था। इसके बाद क्या हुआ, 1774 में सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में स्थापित किया गया। ये पॉइंट आप लोग देखिए, क्या हुआ कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में स्थापित किया गया और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो लॉर्ड एलिजा एम्पे थे। इनके साथ 3 और जज थे, जिसमें पहले थे लॉर्ड हाइट, दूसरे थे लॉर्ड चैम्बर और तीसरे थे लॉर्ड लिवनेस्टर। ठीक है। तो ये जो वारेन हेस्टिंग था, इसने क्या किया, ये जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड एलिजा एम्पे, इनसे दोस्ती कर ली इसने। और दोस्ती करने के बाद क्या किया, जिस पे भी चाहता था उल्टे सीधे आरोप लगाकर और क्या करता था, उसे सज़ा दिलवा देता था। ठीक है। तो जिससे परेशान होकर कुछ लोगों ने इस पे कुशासन का आरोप लगाया और वो जो लोग थे वो कौन कौन से थे, तो इसमें आप लोग देखिए, पहले नंद कुमार थे, दूसरे चैत सिंह और तीसरे घसीटा बेगम। ठीक है। तो हुआ क्या कि जब इस पे कुशासन का आरोप लगा तो इसने क्या किया, झल्ला के 1774 में वारेन हेस्टिंग ने नंद कुमार को फांसी दिलवा दी। जब इस पे कुशासन का आरोप लगा तो इसने क्या किया, नंद कुमार को फांसी दिलवा दी। और इसकी खबर जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगी तो उसने इस पे बाकायदा महाभियोग वगैरह लगाया। तो ये चीज़ हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, एक और एक्ट बना 1781 में, जिसको हम लोग कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कभी नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ कि 1785 में वारेन हेस्टिंग को वापस बुला लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और उसके बाद क्या हुआ, और ब्रिटिश संसद में एडमंड बर्क के द्वारा, ब्रिटिश संसद में एडमंड बर्क के द्वारा इस पे, किस पे, वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग लगाया गया। महाभियोग आज तक के इतिहास में पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पे महाभियोग लगाया गया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया। इसके बाद क्या हुआ, इसी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई, जिसमें कुल 6 सदस्य थे। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई। तो ये आप लोग 1784 वाले एक्ट पे टिक कर सकते हैं और इसमें कुल 6 सदस्य थे। और आगे क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को गवर्नर जनरल के किसी भी फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था, इसमें जितने भी सदस्य थे, ये गवर्नर जनरल के किसी भी फैसले को रद्द कर सकते थे, इनको इतना राइट मिला हुआ था। ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, ये क्या है कि कंपनी से व्यापार एवं प्रशासन को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी से पहले क्या करती थी, कंपनी व्यापार पे भी कंपनी का ही नियंत्रण था और प्रशासन जो था उसको भी कंपनी ही चलाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, 2 बोर्ड बनाए गए, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और ये एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये दोनों लोग अलग अलग चीज़ों को देखते थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। इसमें क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। 1773 में एक बार बढ़ाया गया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था उसमें 20 वर्ष। अब इसके बाद चार्टर एक्ट 1793 में भी कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश कर्मचारियों का जो वेतन था वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाने लगा। क्या हुआ, ब्रिटिश कर्मचारियों का जो वेतन था वो किससे दिया जाने लगा, इंडियन रेवेन्यू से दिया जाने लगा। तो ये वीडियो बहुत बड़ी ना हो, इस वजह से इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये जो भारतीय संविधान का विकास है, कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में इसको अच्छे से कवर कर लें।
तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों 10 मिनट का जो वीडियो है, इसमें जितना कंटेंट है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो इतने ही कंटेंट को बताने के लिए वो 1 से 1.5 घंटे का आपका टाइम लेंगे, ठीक है, और इतना ही बताएंगे। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं शायद ही कोई यूट्यूबर आपको बताएगा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और अगर ये आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो यूपीएसआई या एसएससी जीडी या अदर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, यानी कि भारतीय संविधान पूछा जाता है, तो उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।